क्या बीजेपी और आरएसएस के संबंधों में अब दरार आ चुकी है और क्या इस दरार के पीछे अहंकार है? आरएसएस के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार ने कहा है कि भगवान श्री राम का न्याय इतना सच्चा है कि जिस बीजेपी ने उनकी भक्ति करने के बाद अहंकार किया, उसे भगवान श्री राम ने 241 सीटों पर रोक दिया और जिस विपक्ष ने भगवान राम का विरोध किया, उसे उन्होंने मिलकर भी सबसे बड़ा गठबंधन नहीं बनने दिया। अभी इस 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए, लोकतंत्र के परम में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण हुआ। जिन्होंने राम का विरोध किया, उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर 1 नहीं बने, नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। देखिए, वैसे इंद्रेश कुमार ने बात तो दोनों की कही। उन्होंने बीजेपी के बारे में भी कहा और उन्होंने विपक्ष के बारे में भी कहा, लेकिन लोगों ने बीजेपी को लेकर उनकी टिप्पणी को पकड़ लिया, क्योंकि बीजेपी और संघ के रिश्ते ऐसे नहीं हैं कि संघ का कोई भी नेता बीजेपी के बारे में ऐसी टिप्पणी करे या फिर बीजेपी का कोई नेता सार्वजनिक रूप से संघ के बारे में कभी भी अपना मुंह खोले। इसलिए इस बयान की बहुत चर्चा हो रही है। पिछले एक हफ्ते में आरएसएस की तरफ से आया इस तरह का यह दूसरा बयान है, जिसमें संघ ने बीजेपी के चुनावी प्रदर्शन को अहंकार से जोड़ा है। इंद्रेश कुमार से पहले इसी हफ्ते आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी अपने एक भाषण में 2 मुद्दे उठाए थे, जिनमें पहला मुद्दा था अहंकार का और दूसरा मुद्दा था मणिपुर की हिंसा का। और ये दोनों ही वो मुद्दे हैं जो बीजेपी को बहुत चुभते हैं और इसीलिए आज बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी और आरएसएस के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? काम करे लेकिन मैंने किया ये अहंकार न पाले, तो हम इस देश की सच्ची सेवा कर रहे ऐसा होगा। भारत को खड़ा करना है तो समाज को इस प्रकार बनना पड़ेगा। समाज ऐसे बनेगा तो व्यवस्थाएं और व्यवस्था चलाने वाले लोग अपने आप उसके पीछे पीछे चलकर ऐसा बनेंगे। आज पूरा देश इस खबर का ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण जानना चाहता है और इस विश्लेषण को आप इन 5 बड़ी बातों से समझ सकते हैं। पहली बात, यह बीजेपी के लिए एक नए युग की शुरुआत है, जिसमें बीजेपी और आरएसएस के मतभेद अब सार्वजनिक हो चुके हैं। किसी ने पहले कल्पना भी नहीं की थी कि कभी बीजेपी और संघ के बीच इस तरह के रिश्ते बनेंगे। रिश्तों में इस तरह की खटास आ जाएगी, क्योंकि बीजेपी वो पार्टी है जिसने आरएसएस की कोख से जन्म लिया है। बीजेपी आरएसएस की गोदी में पली बड़ी हुई पार्टी है। वो आरएसएस के बारे में कभी ऐसा कैसे सोच सकती है, या फिर आरएसएस के नेता भी कभी बीजेपी के बारे में ऐसा कहेंगे, ये किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अंदर अंदर बहुत सारी बातें होती थी, बहुत सारे मतभेद भी हो सकते थे, लेकिन इस तरह वो बातें सार्वजनिक रूप से आएंगी, ये किसी ने सोचा नहीं था। दूसरा, अब प्रधानमंत्री मोदी के सामने इस युग में, इस नए युग में 2 बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। इनमें पहली चुनौती है एनडीए की गठबंधन सरकार को चलाना। यह खुद एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती है आरएसएस के साथ समन्वय बैठाकर आगे बढ़ना। तो ये 2 चुनौतियां उनके लिए अब आने वाले समय में है। और इस पूरे घटनाक्रम को देखकर ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए इस बार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को एक साथ चलना शायद कम मुश्किल होगा, लेकिन संघ के साथ यह काम कुछ ज्यादा मुश्किल भरा हो सकता है, क्योंकि संघ एक निस्वार्थ काम करने वाली संस्था है और उसे सरकार से कुछ नहीं चाहिए। उसकी सरकार से ना तो कोई इच्छा है, ना उसकी ऐसी कोई मंशा है, और वो निस्वार्थ भाव से काम करती है। लेकिन बीजेपी को जरूर संघ की मदद की आवश्यकता आगे भी पड़ सकती है, क्योंकि संघ की मदद से ही बीजेपी अभी तक इतना अच्छा प्रदर्शन करती आई है। और तीसरी बात, इन बयानों से यह भी स्पष्ट हो गया है कि चुनावों के दौरान आरएसएस का बीजेपी को ग्राउंड सपोर्ट इस बार नहीं मिला और आरएसएस ने इस बार के चुनावों में उतना उत्साह नहीं दिखाया जितना पहले के चुनावों में दिखाई देता था। और यह बात सबने महसूस की चुनाव के दौरान,
और सबको इस बात का आभास हुआ कि इस बार संघ का जो उनकी जो भागीदारी रहती थी चुनाव में, इस बार वो भागीदारी देखने को नहीं मिल रही थी। और शायद यही एक वजह है कि बीजेपी 240 पर अटक गई, 241 पर अटक गई। और आपको याद होगा चुनाव प्रचार के दौरान ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का एक बयान भी आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी अब आगे बढ़ चुकी है और इतनी सक्षम हो चुकी है कि उसे आरएसएस की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है इस बयान के बाद भी आरएसएस को यह बयान बात चुभी हो। एक और बड़ा कारण यह हो सकता है कि आरएसएस की विचार शैली बीजेपी की विचार शैली से अब अलग है। संघ का वैचारिक सिद्धांत यह है कि संगठन एक व्यक्ति पर आधारित ना होकर समग्र होना चाहिए और संघ हाईकमांड वाले मॉडल के भी खिलाफ है। और बीजेपी ने मोदी की गारंटी और प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर जिस तरह से 400 पार का नारा दिया, उससे शायद हो सकता है कि संघ सहमत ना हो, क्योंकि संघ सिर्फ एक व्यक्ति को महत्व देने के हमेशा से खिलाफ रहा है। और यहां दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि संघ चाहता है कि बीजेपी का कांग्रेसीकरण ना हो, और जिस तरह से कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों के नेताओं को बीजेपी में खुलेआम भर्ती किया जा रहा है, उन्हें टिकट दी जा रही है और बीजेपी में भी कार्यशैली में जो बदलाव आ रहे हैं, उसे संघ बीजेपी के कांग्रेसीकरण के तौर पर देखता है और वो चाहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और संघ शायद ये भी चाहता है कि बीजेपी में एक मजबूत सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप तैयार होनी चाहिए, क्योंकि अभी जिस तरह से बीजेपी में क्षेत्रीय नेता धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं और आज राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, गुजरात और दिल्ली जैसे कई राज्यों में बीजेपी के पास कोई भी ऐसा स्थानीय क्षेत्रीय नेता नहीं है जो अपने चेहरे पर पार्टी को अपने दम पर चुनाव जिता सके। उस स्थिति ने पार्टी को काफी कमजोर कर दिया है और यही वजह है कि संघ चाहता है कि बीजेपी में क्षेत्रीय नेताओं की एक सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप तैयार होनी चाहिए और क्षेत्रीय नेताओं को महत्व मिलना चाहिए और जितने भी बड़े फैसले हैं वो सारे मिलजुल कर होने चाहिए। हालांकि यहां ये तो सिर्फ एक पक्ष है और इसीलिए तो हम अपने शो का नाम हमने ब्लैक एंड व्हाइट रखा है। इसका एक दूसरा पक्ष भी है। दूसरा पक्ष यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की राजनीतिक शख्सियत एक ऐसे नेता की है जो किसी भी देश में एक सदी में एक आध बार ही आता है। प्रधानमंत्री मोदी जैसे नेता सदियों में एक बार पैदा होते हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक मानते हैं कि अब मोदी के बाद बीजेपी को किसी संगठन की आवश्यकता नहीं है और वो एक ऐसे शक्तिशाली इंजन की तरह हैं जो अकेले अपने दम पर ही बीजेपी को खींचकर आगे ले जा सकते हैं। यानी भारत की राजनीति में आज सबसे बड़ा ब्रांड नरेंद्र मोदी बन चुके हैं और बीजेपी इस ब्रांड के आसपास अपने आप को आगे बढ़ाने के बारे में सोचती है। रही बात संघ के एजेंडा की, तो बीजेपी का ऐसा उनके नेताओं का यह भी कहना है कि अभी तक उन्होंने 10 साल में जो काम किया है वो संघ के एजेंडे को ही तो पूरा किया है, चाहे वो राम मंदिर की बात हो, चाहे वो 370 की बात हो, चाहे दूसरे बड़े फैसले हो और चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो। ये सारा जो एजेंडा है ये सारा संघ का ही तो है जिसे बीजेपी ने अपने दम पर लागू कर दिया है। तो जब संघ का तमाम एजेंडा बीजेपी अपनी सरकार में लागू कर चुकी है तो अब संघ क्या करेगा? एक बड़ा सवाल यह भी है। तो संघ को क्या अपना एक नया एजेंडा तलाश करना पड़ेगा? इस बात को आप बीजेपी नेताओं के इन बयानों से भी आज समझ सकते हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी भगवान श्री राम के नाम पर राजनीति नहीं करती और इंद्रेश कुमार का बयान सही नहीं है। हम लोगों ने राम के नाम को कभी राजनीतिक विषय से नहीं जोड़ा है। सांस्कृतिक विरासत इस देश की अगर बचानी है तो राम को निश्चित रूप से स्थापित करने का काम किया गया है और मेरा ये मानना है कि अब उनका संदर्भ क्या है मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर है हम लोगों ने सांस्कृतिक विरासत को स्थापित किया है। आरएसएस के लोगों को इस तरह की टिप्पणी से बचनी चाहिए। वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल काम करे। भाजपा अपने आप में इस लायक है कि वो अपना एनालिसिस करे किस वजह से हारी भाजपा और क्यों ये बुरा हाल हुआ है भाजपा का। लेकिन ये खींचतान आरएसएस और भाजपा की देश के लिए नुकसानदेह है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कौन गंभीरता से लेता है आरएसएस को? मोदी जी खुद तो लेते नहीं, तो हम क्यों लें? जब बोलने का समय था तब बोला होता,
तो सब गंभीरता से लेते, तब आप चुप रहे, सत्ता के मजे आप भी लूट रहे थे, हर जिले में हर राज्य में आरएसएस के कार्यालय बन रहे थे, तब तो आप चुप रहे। अब जब लग रहा है कि चिड़िया चुग गई खेत तो बोलने आ गए। कौन सुन रहा है? पहले मोदी जी सुन ले उनको, फिर हम सुन लेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम की उस छवि को हम मानते हैं जिसे बापू मानते थे। हम चुनावी राम भक्त नहीं होना चाहते। मर्यादा पुरुषोत्तम के चरित्र को अगर देखिएगा तो आपको ये 241 वाले मीलों दूर नजर आएंगे। बस इतना ध्यान रखिए इंद्रेश जी, बाकी हो ये है वही जो राम रचि राखा। अब इस सब के बीच सूत्रों से हमें यह जानकारी मिली है कि आरएसएस ने खुद को इंद्रेश कुमार के इस बयान से अलग कर लिया है और संघ का कहना है कि इंद्रेश कुमार के बयान का संघ के बयान से कोई लेना देना नहीं है, ये संघ की विचारधारा नहीं है और ये जो कुछ भी कहा है इंद्रेश कुमार ने ये उनकी अपनी निजी राय है, संघ का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये संघ के विचार नहीं है। और इसके बाद इंद्रेश कुमार ने भी अब थोड़ी सी फायर फाइटिंग करने की कोशिश की है, डैमेज कंट्रोल किया है और उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के लीडरशिप में देश अच्छी तरक्की कर रहा है और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की अब प्रशंसा भी की है। देखिए, जिन्होंने राम का विरोध किया वो सब सत्ता से बाहर हैं, जिन्होंने राम की भक्ति का संकल्प लिया आज वो सत्ता में है और तीसरी बार की सरकार श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बन गई है। देश उनके नेतृत्व में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा, यह विश्वास जन जन में जागृत हुआ है और ये विश्वास फले फूले, इसकी शुभकामना करते हैं। अब दूसरा बड़ा अपडेट आपके लिए यह है कि कल गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात हो सकती है, जहां मोहन भागवत संघ के प्रशिक्षण सत्र के लिए 5 दिनों के लिए गोरखपुर प्रवास पर रहेंगे। और आप इस बात को भी देखिए कि बीजेपी के पास क्षेत्रीय नेताओं में अब सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही ऐसे इकलौते बड़े नेता बचे हैं जो काफी लोकप्रिय हैं और राजनीतिक रूप से भी अभी काफी मजबूत है। तो एक बार आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का वो बयान एक बार फिर से सुनाना चाहता हूं जिसमें उन्होंने अहंकार की बात कही थी। देखिए, काम करे लेकिन मैंने किया ये अहंकार न पाले तो हम इस देश की सच्ची सेवा कर रहे ऐसा होगा। भारत को खड़ा करना है तो समाज को इस प्रकार बनना पड़ेगा, समाज ऐसे बनेगा तो व्यवस्थाएं और व्यवस्था चलाने वाले लोग अपने आप उसके पीछे पीछे चलकर ऐसा बनेंगे। तो अब देखिए, बड़ी बात ये कल्पना के परे था। हालांकि संघ एक बहुत जिम्मेदार संस्था है, संघ के जो नेता हैं वो बहुत जिम्मेदारी अपनी समझते हैं और इसीलिए उन्होंने बार बार, दोनों ही बार संघ ने इस बात की कोशिश की कि ये जो दरार अगर है भी कहीं तो ये बंद कमरे में ही रहे, ये बाहर ना आए। और उन्होंने दोनों बार ही, पहले जब मोहन भागवत जी ने ये बयान दिया और आज जब इंद्रेश कुमार ने ये बयान दिया, दोनों बार ही संघ ने पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कोशिश की कि ये बात बंद कमरे के बाहर ना जाए और इसका तुरंत खंडन भी कर दिया कि उनका ऐसा मतलब नहीं था। लेकिन जिसे समझना था वो इस बात को समझ चुका है और कई बार जो बात होती है वो बंद कमरे से भी, खिड़की दरवाजों के नीचे से भी लीक हो जाती है। और जो बातें, जो खबरें सामने आ रही हैं वो यही हैं कि वाकई बीजेपी और संघ के बीच कुछ बातों पर मतभेद है और धीरे धीरे अब ये मतभेद सार्वजनिक होते जा रहे हैं और लोगों को इसके बारे में पता चलता जा रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो ये एक नए युग की शुरुआत होगी, एक नए समय की शुरुआत होगी और जब बीजेपी और संघ के रास्ते शायद कुछ हद तक अलग अलग हो जाएंगे और बीजेपी को अब अपने दम पर चुनाव लड़ने के बारे में पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। अभी तक बीजेपी को जो सबसे ज्यादा, बीजेपी और कांग्रेस या बीजेपी या कोई भी जो क्षेत्रीय दल है उनमें सबसे बड़ा जो अंतर होता था, जो बीजेपी को एक बड़ी लीड देता था, वो था कि बीजेपी के पास एक संघ जैसी जमीनी संस्था है और उसका बीजेपी को बहुत फायदा होता था। संघ जैसी जो कार्यशैली है और संघ जैसी जो संस्था है वो असल में
किसी भी और राजनीतिक पार्टी के पास नहीं है। इतना बड़ा काडर जो जमीन से इस कदर जुड़ा हुआ है, जो गांव गांव मोहल्ले मोहल्ले से कनेक्टेड है, इतना बड़ा अखिल भारतीय काडर किसी पार्टी के पास नहीं है। एक जमाने में कांग्रेस के पास हुआ करता था, लेकिन अब कांग्रेस के पास भी नहीं है। उसके कार्यकर्ता भी अब बहुत कमजोर हो गए हैं और बहुत कम रह गए हैं। इसलिए बीजेपी के पास ये एक बहुत शक्तिशाली इंजन था जो जमीन पर बीजेपी को पहले से ही बहुत आगे लीड दे दिया करता था। अब बीजेपी को यह सोचना होगा कि या तो इस शक्तिशाली इंजन के जो उनके शर्तें हैं उन्हें मानकर आगे चले, उनके सिद्धांत से आगे चले, और या फिर अगर उसे लगता है कि वो इतना सक्षम हो चुकी है तो फिर वो अपने बारे में ये सोचे कि उसे अकेले ही आगे चलना है और संघ के साथ एक दूरी बनाकर रखनी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या संघ बीजेपी के इन नए जो बीजेपी में परिवर्तन आ रहे हैं इसे स्वीकार करेगा या इसके सामने झुकेगा? तो उसका जवाब है कि संघ ना स्वीकार करेगा ना कभी झुकेगा, क्योंकि संघ हमेशा से अपने सिद्धांतों पर चला है। चाहे वो सत्ता में बीजेपी आए या ना आए, संघ को कभी भी सरकार से कोई मतलब नहीं रहा। संघ ने कभी भी सरकार से कोई एहसान नहीं लिया, सरकार को कभी कोई काम नहीं बताया, और उन्हें किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं है। और यह निस्वार्थ भाव संघ और संघ के नेताओं को बहुत मजबूती देता है। अब समस्या यह हो गई है कि यह मजबूती संघ के पास है और सामने प्रधानमंत्री मोदी जैसा एक और बहुत ही मजबूत नेता खड़ा हुआ है। ये दो जबरदस्त शक्तिशाली इंजन एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं, और देश के लिए अच्छा यह रहेगा कि जब ये दोनों ही इंजन एक साथ समन्वय के साथ आगे बढ़े।